वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज देखेंगे 18 अप्रैल 2016 का जो एनटीपीसी पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें मैथ्स पूछे गए थे 30 क्वेश्चन। उसमें 10 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में किए थे, आज 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले पार्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन दी गई तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है। ठीक है, तीन संख्या है आपके पास, तीन संख्या है, 1 2 3। ठीक है, जो दूसरी संख्या है पहली को कितनी है, तिगुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली की तिगुनी, दूसरा संख्या 3 गुना, पहला क्या है 1 गुना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अगला, उसके बाद दूसरी देखो, तीसरी की दुगनी तथा तीसरी की दुगनी, मतलब ये दूसरा जो संख्या है तीसरी को क्या है दुगनी है, मतलब ये 1 है तो ये क्या है 2 है, 2:1। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का औसत कितना है आपका 70। तो देखो तीनों संख्या को एक साथ अनुपात में लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, बीच वाला कॉमन है, लेकिन बीच वाला इसमें 3 है इसमें 2 है, तो क्या है बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई संख्या अलग अलग नहीं होनी चाहिए, अनुपात सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक संख्या है तो ये दोनों क्या है सेम होना चाहिए, एक ही संख्या है तो क्या हो जाए 3 और 2 किस पे सेम होंगे, 3 और 2 किस पे सेम होते हैं, 3 और 2 6 में सेम होते हैं। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछ दी जाए तो उसको एलसीएम निकाल के पता कर सकते हो, ऐसे 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 होगा, तो 3 और 2 किस पे बराबर होंगे, 6 पे बराबर होंगे। ठीक है, तो 6 पे बराबर होंगे तो देखो 3 6 कैसे बनेगा, 3 6 कैसे बनेगा, इसमें गुणा कर देंगे 2 का, और 2 6 कैसे बनेगा, इसमें गुणा कर देंगे 3 का। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो 2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात आ गए तीनों संख्याओं का, 2 6 और 3। अब क्या करेंगे, तीनों का औसत कितना दिया है आपको 77, तो तीनों का औसत निकाल लेते, देखो क्या हो जाएगा 2 6 3। देखो औसत बराबर क्या होता है आपका, औसत बराबर टोटल अपॉन संख्या। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 2 6 3 का, और इस संख्या मतलब कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है तो 3, तो कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 3 11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 3 11/3, तो औसत कितना आ गया 11/3। ठीक है, लेकिन औसत दिया कितना है अपने को, मैंने 77 दिया। ठीक है, औसत कितना दिया 77, तो देखो ये संख्या पे औसत थी, हम एक्स नहीं लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स ले सकते हो। ठीक है, रेशियो एक्चुअल में रेशियो है, तो रेशियो को संख्या में बदलते हैं तो क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा 2x, 6 क्या हो जाएगा 6x, और 3 क्या हो जाएगा 3x। तो अगर एक्स एक्स लेके बनाया जाए तो एक्स एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 11x/3 आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में एक्स नहीं लोगे तो आपको मन में रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, इसलिए मैं चल आपको दिखा दिया, नहीं तो फिर मन में रखते फिर है ना डाउट हो जाता। तो देखो क्या हो जाएगा 11x/3 बराबर कितना हो जाएगा 77। तो आपको देखो कट रहा है कुछ कटा लीजिए, 11 से कटेगा, 11×7 = 77, और ये हो जाएगा आपका x का मान कितना आ जाएगा 7 या 21। ठीक है, x का मान मिल गया आपको 21, तो आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या का मान निकालना है। देखो दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 6x, तो x का मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए x का मान कितना हो जाएगा, 11 6 गुणा 21, तो कितना हो जाएगा 21 छक कितना हो जाएगा 126। ठीक है, पहला ये आंसर है 126। ठीक है, दूसरी संख्या का मान कितना होगा 126। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है तो इसका विचरण क्या होगा। देखो आपका मानक विचलन और विचरण में एक वो होता है, ठीक है, संबंध होता है। ये आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन है, 2 3 क्वेश्चन ऐसे सांख्यिकी के आ जाते हैं एनटीपीसी में। ठीक है, तो उसको मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। ठीक है, उसको देख लेना, अभी समझ लो बेसिक क्या होता है। देखो मानक विचलन क्या होता है, जैसे कि संख्या ले लेंगे, दो चार संख्या। ठीक है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद इसमें क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, डिटेल में देख लो पहले। जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, इन तीनों का एवरेज है आपका 3। ठीक है, बीच में है इसलिए एक क्या हो जाएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज कितना हो जाएगा 3। अब देखो इन तीनों में डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, देखो 1 में 3 का अंतर कितना हो रहा है, 2 का अंतर है यहाँ पे, और 2 में 3 का अंतर कितना हो रहा है, 1 का अंतर है। 3 में 3 का अंतर कितना हो रहा है, 0 का अंतर है। ठीक है, और 4 में 3 का अंतर कितना हो जा रहा है, -1 का, और 5 में 3 का -2 का। ठीक है, तो इसमें क्या है, मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले विचलन देखते हैं, फिर विचलन में उसका फिर स्क्वायर करेंगे और उसका सम करेंगे, फिर भाग देंगे। जैसे कि सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। ठीक है, और -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, जोड़ेंगे और क्या करेंगे, उसको भाग देंगे कितने से, 5 से। ठीक है, 5 से भाग देंगे, और सबका क्या करेंगे अंडर रूट निकालेंगे।
तो जितना भी आएगा उसको क्या बोलते हैं, मानक विचलन। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं मानक विचलन। ठीक है, ये प्रोसीजर है मानक विचलन निकालने का। लेकिन आपको मानक विचलन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, सिग्मा बराबर 8 दिया गया है। ठीक है, तो आपको विचरण निकालना है। विचरण क्या होता है, जस्ट इसका स्क्वायर। ठीक है, विचरण क्या होता है, विचरण होता है सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, विचरण बराबर सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा का स्क्वायर कर देना सिंपली आपको, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये 8 का स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे मानक विचलन वाले भी आते हैं, इसलिए बता दिया, और क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 की घात 10 गुणा 9 की घात 7 गुणा 7 की घात 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है पहले सीखो। ठीक है, जैसे कि 20, एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लो 20। ठीक है, 20 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 2 5 में, और तो कुछ टूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें गुणनखंड, गुणनखंड क्या मतलब क्या होता है, देखो गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुणा में जो हिस्सेदारी होती है उसको गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 20 के गुणे में कितने आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो इसमें गुणनखंड कितने हो गए आपके पास, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 गुणनखंड हो गए आपके पास, 3 गुणनखंड। ठीक है, वैसे ही ज्यादा बढ़ता तो ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो वही है, गुणा में हिस्सेदारी जो होती है उसको गुणनखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इतना सारा आपको भाग है। ठीक है, इतना सारा गुणनफल है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब छोटी से छोटी संख्या में तोड़ना चाहिए। अब अगर मैं इसको लिख दूं 4 गुणा 5, ठीक है, 20 को तो 4 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, 2 दिख रहा है, लेकिन 2 गुणनखंड नहीं होंगे इसके। ठीक है, क्योंकि 4 के भी तो 2 खंड हो रहे हैं, 4 के भी 2 खंड हो रहे हैं, 2 गुणा 2। ठीक है, तो जितना टूटेगा आपको तोड़ना है, और उसके आपको ले लेना है फिर संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे कि ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो ये 3 वाला लेंगे। ठीक है, तो वही है, गुणा में आपको गुणा में तोड़ना है। ठीक है, छोटा छोटा तोड़ना है, वहां पे भी देखेंगे छोटा से छोटा तोड़ेंगे। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका ये है कि जिसकी घात देख लो आप। ठीक, जैसे कि अगर मैं ऐसे इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है, ऐसे लिख लूँ इसको, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो 3 कैसे आ रहा है, देखो घातों को जोड़ लो आप। ठीक है, पावर को आप प्लस कर लो, तो आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, पावर, पावर को क्या कर लो, जोड़ लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पावर को जोड़ने से क्या मिलता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, वैसे ही पावर को यहाँ पे जोड़ेंगे, तो पहले तोड़ लेते हैं उसको। ठीक है, पहले इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, और घात टोटल क्या है यहाँ पे 10 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 9 कैसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 2, 3 की घात 2, और घात कितनी है यहाँ पे 7 है, और 7 को कितना, 7 के 7 तो और टूटेगा नहीं, तो 7 को ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर नॉर्मलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट के ऊपर जो है घात में, ब्रैकेट के आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब घात रहता है, तो क्या होता है, तो गुणा हो जाता है। तो 3 से गुणा हो जाएगा 10 को, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 की घात 8। अब देखो घात, घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो आवाज गुणनखंडों की संख्या निकाल। अब इससे ज्यादा नहीं टूटेगा ये। ठीक है, इससे ज्यादा टूटेगा। अब क्या क्या कर लेंगे, अब जोड़ लेंगे सीधा। तो जोड़ लो आप 30 को, 14 को, और 8 को, तो जोड़ लेते हैं 30 14 और 8, कितना हो जाएगा, देखो 30 और 14 कितना हो जाएगा, 44, 44 8 कितना है, 52। तो ये आंसर आ गया आपका 52। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको जो 30 क्वेश्चन है वो मैं आगे पीछे हो सकता है हो गया होगा, लेकिन आपको पूरा 30 का 30 मैं करा रहा हूँ। ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा आपसे, मतलब मेरे से। ठीक है, तो देख सकते हैं पूरा आपको मिल जाएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पेपर दिया गया उसमें। ठीक है, आप 30 क्वेश्चन निकाल लो, मैथ्स का 30 ही क्वेश्चन है, बाकी रीजनिंग के
ठीक, रीजनिंग और जीएस के। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये वाला। मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जा रही है 1200 और 7 वर्ष में कितना हो जा रही है 1500। तो देखो कोई धनराशि क्या है यहाँ पे पता नहीं, मान के चलो पी है, ठीक है, पी मूलधन है बोलते हैं, ठीक है, पी प्रिंसिपल अमाउंट, पी ले लेते हैं। अब पी से क्या है, मतलब 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है 1200, तो क्या हो जाएगी 4 वर्ष 4 ईयर में कितना हो रहा है 1200, ठीक है, 1200 मतलब मिश्र धन, पी से क्या हो जा रहा है वो 1200 बन गया। और 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1500, 7 वर्ष, यहाँ से 7 वर्ष है ना, यहाँ से नहीं है, शुरू से 7 वर्ष कितना हो जा रहा है 1500। तो देखो 7 वर्ष और 4 वर्ष, तो ये यहाँ का गैप कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष का हो जाएगा, 4 3 7, तो हो जाएगा 3 साल। तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है 1200 से 1500, ठीक है, कितना बढ़ रहा है देखो 1200 से 1500 कितना बढ़ रहा है ये प्लस 300, ठीक है, 12 और 300 जोड़ेंगे तो 1500, 300 बढ़ रहा है, मतलब 3 साल में 300 बढ़ रहा है। 3 साल में कितना बढ़ रहा है 300 बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 3 से कटा लो, 3 से 100 बढ़ जाएगा, तो 1 साल में 100, 1 साल में बढ़ा 100, ठीक है। तो यहाँ पे 4 साल दिए है, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा 400, ठीक है, 1 साल में 100, 4 साल में 400, तो यहाँ पे 400 बढ़ेगा, ठीक है, मतलब 400 प्लस होगा, ठीक है, 400 प्लस हो गया, कोई संख्या मतलब 1200 हो रही है, मतलब ये वाला कितना, यहाँ पे कितना होना चाहिए आप खुद बता सकते, ठीक है, 1200 में आप घटा लो 400 को तो मिल जाएगा, मतलब 800, ठीक है, मतलब 800 में 400 जोड़ेंगे तभी तो 1200 आएगा। तो ये आपको क्या मिल गया 800, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मूलधन कितना हो गया आंसर 800, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको 23 दिया है, ठीक है, तथा एलसीएम 1035 है, तो उनमें से एक संख्या 207 तो दूसरी संख्या एक्स है, तो एक्स बटा 23 ज्ञात करना, एक्स नहीं एक्स बटा 23 ज्ञात करना। तो देखो आपको पता है ये एक फार्मूला मतलब या रूल जो भी कर सकते हो, ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ पढ़े होगे एक तो, ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, एक संख्या गुणी दूसरी संख्या, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मैं भी ये चीज क्लियर कर देता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कोई चीज का एलसीएम मान के चलो, देखो जो दो संख्याएं मान के चलो, ठीक है, जैसे कि 18 है और 27 है, या छोटी संख्या ले लो थोड़ी, 6 और 9, 6 और 9, ठीक है, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकाल लो आप, हो जाएगा इसका 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा एलसीएम। और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब कॉमन, ठीक है, 6 और 9 में कॉमन क्या है 3 है, तो एचसीएफ क्या हो गया 3, ठीक है। तो एलसीएम अगर एचसीएफ को गुणा करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा 18 तिया 54, ठीक है, और एक संख्या गुणी दूसरी संख्या करेंगे तो 54, ऐसे भी तो आ गया, देखो 6 गुणा 9 को करोगे तो भी तो 54 आ रहा है, मतलब 54 54 क्या हो गया इक्वल हो गया। तो क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ एक संख्या गुणी दूसरी संख्या होती है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ एक संख्या गुणी दूसरी संख्या, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ लगा देते हैं, एलसीएम कितना है इतना 1035, एचसीएफ कितना दिया है 23, एक संख्या कितनी है, एक संख्या 207, दूसरी संख्या क्या है एक्स है, एक्स है। तो देखो गुणा भाग कर लेते हैं, कुछ कटेगा कटा लेते हैं। देखो 23 दहम कितना होता है 230, तो 23 में कितना हो जाएगा 23 का मतलब 207, तो 23 नियम कट जाएगा ये, और 9 से अगर कटेगा कटा सकते हैं इसको भी, 9 से कट रहा है कटा दो 9 से, 9 से कटेगा तो 9 एकम 9, एक बचेगा 9 एकम 9, 4 13 9 5 45 कट गया 115, ठीक है। तो एक्स मान कितना आ गया 115, 115 ये एक्स का मान है, ठीक है, लेकिन आपको एक्स बटा 23 पूछा है, ठीक है, एक्स बटा 23, तो क्या हो जाएगा 115 बटा 23, 23 से भाग दे लो, 23 पंचे क्या हो जाता है 115, तो आपका आ जाएगा 5, ये आपका आंसर है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात अब कितना है, 13:11। तो यदि 12 लड़कियों को और प्रवेश दिया जाता है तो स्कूल में जो है नया अनुपात क्या हो जाएगा। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, सॉरी गर्ल्स एंड बॉयज है, लड़कियों और लड़कों, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है आपका, 11:13। ठीक है, तो 11:13 में ये टोटल कितने हैं, 504। ऐसे टोटल कितने हो रहे हैं देख लो, 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 24। ठीक है, तो 24 का वैल्यू कितना है आपका, देखो 504। 24 का वैल्यू क्या दिया है आपको, 504। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 से कटा लो इसको, तो देखो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, दो बचा तो 24 से कम 24, मतलब एक का वैल्यू आपका कितना आ गया, 21। एक का वैल्यू 21 आया तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 की वैल्यू हो गई आपको 21 गुना हो जाएगा, तो 11 गुणा 21। ठीक है, और 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 गुणा 21, 13 गुणा 21। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, मतलब 11 गुणा 21 में 12 और जोड़ दो। अब क्या है, अब इन दोनों का अनुपात निकाल लो। ठीक है, नया अनुपात निकल जाएगा, इन दोनों का अनुपात आप निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको मैं जोड़ के भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ कॉमन निकल के कट जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो कुछ कॉमन निकल के कट, देखो 12 में कुछ कॉमन निकले, 3×4 = 12, इधर से भी 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। देखो 11 गुणा 21 में 3 निकाल लो, ये हो जाएगा 11 गुणा 7। ठीक है, 11 गुणा 7, 7 से 21 में निकाल लिया 3, प्लस 12 में 3 निकाल दिया तो बचा क्या है, 4 बच गया। और अनुपात देखो इधर वो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 13 गुणा 21, देखो 3 से कट रहा है, 3×7 = 21 कटेगा, तो 3×7 = 21। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 11×7 = 77, और 4 कितना हो जाएगा आपका, 77, 4 हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 13×7 = 91, ये हो जाएगा 91। ठीक है, तो ये नया अनुपात क्या मिल गया, 81:91। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक्स एक्स बराबर दिया है आपको 2x² - 5x+2 का सही गुणनखंड क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, गुणनखंड मतलब गुणा का हिस्सा होना। ठीक है, गुणा का हिस्सा होना। ठीक है, तो गुणा का हिस्सा मतलब जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो 6। ठीक है, 6 बराबर क्या हो सकता है, 2 × 3। तो गुणनखंड क्या है इसके, 6 के 2 और 3 गुणनखंड है। ठीक है, मतलब गुणा के हिस्से हैं, गुणा के हिस्से हैं। ठीक है, तो देखो अगर इसमें गुणा का हिस्सा अगर 0 होता, ठीक है, अगर इसमें एक गुणा और 0 का अगर होता गुणा का, तो ये 6 क्या हो जाता है, 0 बन जाता, 6 6 नहीं रहता है, 0 बन जाता। ठीक है, तो 0 में क्या होता है, गुणा का हिस्सा अगर कोई 0, मतलब गुणनखंड अगर 0 है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड अगर 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका संख्या बनेगा या जो भी है, मतलब एक फंक्शन है ना यहाँ पे, फंक्शन जो भी है, संख्या है वो भी है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वही चीज है, आपको गुणनखंड आपको दिया गया है ऑप्शन में, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, संख्या दी गई है। ठीक है, तो गुणनखंड आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड किसमें है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में, तो गुणनखंड किसमें है, ऑप्शन में है, ऑप्शंस में है। और यहाँ पे क्या है आपका, एफ एक्स के रूप में क्या है, आपको संख्या दी गई है, और ये ऑप्शन में गुणनखंड दिया गया है। ठीक है, तो गुणनखंड को मैं, मतलब ऑप्शन को अगर मैं 0 लूँ, ठीक है, तो वो क्या है इसको, ठीक है, अगर इसको ऑप्शन को मैं 0 लूंगा तो क्या है, आपको संख्या वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, मतलब संख्या क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, संख्या सीधी 0 मिलेगी आपको, अगर वो मैं ऑप्शन को मैं 0 रखता हूँ तो मैं ऑप्शन लगाते जाता हूँ, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन x-2। ठीक है, तो x-2 को हमको 0 लेना है, 0 ले लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू मैं 2 रखूंगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 2, 2 का स्क्वायर -5, 2 + 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 4 2 8,
-10 + 2 मतलब क्या हो जाएगा, 8 2 10 मतलब 10, ये जीरो जीरो आ गया। ठीक है, मतलब आई एफ एक्स का मान सीधा जीरो आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बी सी डी को लगा के देख लो, आपका यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, माइनस प्लस कुछ भी आएगा, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर जीरो आपको सेटिस्फाई कर जाता है तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 2:3:7, तो बड़े और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको दिया है 2 3 7। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, ये है सबसे छोटा, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 7। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने बोल रहे हैं, तो 7 दोनों की कितना हो जाएगा, 2 + 7। ठीक है, तो इनका जोड़ का किससे अनुपात, सबसे छोटे कोण से, तो सबसे छोटा कोण क्या है, 2। तो ये 2 से अनुपात पूछ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 = 2। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो कि अगर कोड क्यों नहीं निकाले, देखो कोड निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि अनुपात में हर चीज कट जाता है। ठीक है, अनुपात में हर चीज कटता है, तो कोण जितना भी रहेगा आपका कोण का मान, ठीक है, तो वो तो कट ही जाएगा। ठीक है, कटा वैसे भी निकाल के देख सकते हो, यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट जो है 20% लाभ पर 600 रुपए में बिका, यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो लाभ परसेंट कितना था। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कोई जैकेट है 600 रुपए की, आप बाजार गए, 600 रुपए का जैकेट टंगा हुआ है, उसको आपको डिस्काउंट मिल रहा है 40%। ठीक है, यहाँ पे जैकेट टंगा हुआ है आपको 600 रुपए का, और उसमें डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट है बोल रहे हैं। ठीक है, 40% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट छोड़ के भी वो दुकानदार जो है आपसे कितना है, 20% का लाभ कमा ले रहा है। ठीक है, दुकानदार कितने कमा रहा है, 20% लाभ उसको हो ही जा रहा है। ठीक है, डिस्काउंट देगा तो लाभ भी तो होगा, ऐसा तो नहीं है फ्री में देगा आपको। ठीक है, और क्या है, अगर इसी को अंकित कीमत पे मतलब 600 में नहीं बेच रहे हैं, मतलब 600 में डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, तब उसको 20% का लाभ है। अगर 600 में ही बेच दें तो आपको लाभ कितना होगा, मतलब दुकान वाले को लाभ कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके एक दो तरीके हैं, एक लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट। ठीक है, तो शॉर्टकट वाला पहले देख लेते हैं, क्योंकि वही एक ट्रेडिशनल तरीका है, बढ़िया है, उसमें फट से बन जाता है। लॉन्ग कट भी देख लेंगे। देखो शॉर्टकट में क्या है, आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट और प्रॉफिट अगर एक साथ दिया गया हो तो आपको निकालना है सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो, मतलब सीपी एमपी, मतलब सीपी क्या है, क्रय मूल्य, और एमपी क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो तो निकालते कैसे हैं, आपको देखो तरीका क्या होता है, इस यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे लिख दो आप 100, और इधर कर लो, ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है, आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 40% छूट मिल रहा है, और लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट। तो इधर लिख लो डिस्काउंट, इधर लिख लो प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 40%, और इधर प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 20%। ठीक है, तो 100 में डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% डिस्काउंट कर दो, 100 में 40 छोड़ दो, मतलब 60 आ गया, 60 आ गया। अनुपात ले लो, प्रॉफिट लेंगे 100 में 20 का, तो कितना हो जाएगा, 100 से 120 हो जाएगा, 120 आ गया। तो मिल गया आपको सीपी और एमपी का रेशियो, यही है सीपी और एमपी का रेशियो, 60 और 120, सीपी और एमपी का रेशियो यही। ठीक है, तो देखो कुछ कटेगा क्या, 60 एकम 60। ठीक है, 6 दूनी 12, 1:2। ठीक है, मतलब एक क्या है क्रय मूल्य, दो क्या है एमपी मतलब अंकित मूल्य, और उसी मूल्य में बेचना है बोल रहा है। ठीक है, तो उसी मूल्य में बेचना है, 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचेगा तो कितना का फायदा होगा, 1 रुपए का फायदा होगा भाई, 1 रुपए फायदा होगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट क्या हो गया, 1। ठीक है, तो 1 रुपए में 1 रुपए ही प्रॉफिट हो गया, मतलब 100% प्रॉफिट हो गया।
तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 रुपये में 1 रुपये ही प्रॉफिट हो गया ना। तो परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे मतलब 100%। तो आपको लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 100% आपको आ गया। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टकट वाला। लॉन्ग कट वाला भी देख लेते हैं। देखो लॉन्ग कट वाला, लॉन्ग कट मतलब देखो कोई चीज है आपका 600 रुपए की, ठीक है, उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं आप 40% का छोड़ दे रहे हो, ठीक है, इसमें 40% डिस्काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6×4 = 24, मतलब 10%, 600 का 10% होगा 60, और उसका 4 गुना कर दो मतलब 240। 240 अगर इसमें माइनस करोगे 40% कितना होगा, 240। तो 240 को हम माइनस करेंगे, 240 को माइनस करो 600 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। ठीक है, 360। अब देखो कोई चीज को अगर अब 20% प्रॉफिट, ये क्या बन जाएगा आपका एसपी, ये क्या है आपका एमपी, ये क्या है एसपी, और सीपी, सीपी क्या हो जाएगा पता नहीं, तो देख लेते हैं कितना होगा। सीपी मतलब देखो 20% लाभ पर बेची जा रही है, मतलब कोई चीज 100 से क्या होती जा रही है, 120 में बेची जा रही है। सीपी और एमपी का रेशियो देखो, सीपी और एमपी का, सीपी और एसपी का रेशियो 100 और 120 का। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है 20×5 = 100, 20×120, मतलब 5:6 में है। तो ये इन दोनों का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो 6 का वैल्यू आपको पता है 360। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 से भाग दे दो तो 6×6 = 36, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है, 6 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू 60। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×5 = 30, मतलब 300। 5 की वैल्यू आपकी आ गई 300, मतलब सीपी आ गई आपको 300, सीपी मिल गया 300। अब क्या बोल रहा है कि एमपी में ही बेच देना है, मतलब आपको इसका अब कंडीशन क्या है कि जैकेट को 600 को 600 में बेच दो। आप खरीदे कितने में थे, मतलब दुकानदार खरीदा 300 में था, 600 में बेच दिया। तो कितना फायदा होगा, यहाँ पे देख लो कितने का फायदा होगा, 300 का फायदा। देखो 300 की कमीज को ही 300 में बेच दे रहा है, मतलब 300 फायदा लेके बेच रहा है, मतलब जितना का मूल्य है, क्रय मूल्य, उतना का ही फायदा हो गया उसको। तो कितना हो गया, 100% का फायदा हो गया। ठीक है, ठीक है, 300 में प्रॉफिट लेते हैं ना ऐसे, प्रॉफिट लाभ, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, गुणा 100 और परसेंट का साइन, तो क्या हो जाएगा ये 100%। ये भी एक तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई जो है 24 मीटर कम हो जाती है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान के चलो स्तंभ है ये, ठीक है, और ये सूर्य की रोशनी पड़ रहा है, ठीक है, सूर्य की रोशनी पड़ रहा है। तो ये देखो पहले छाया जो थी, देखो सूर्य को रोशनी पड़ेगा 30 से 60 हो रहा है, ठीक है, मतलब पहले 30 था डिग्री मान के चलो ऐसे, अब डिग्री 60 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये दूर दूर बनेगा छाया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, मतलब जितना निकट जाओगे स्तंभ के वो क्या हो जाएगा, आपका डिग्री बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। तो देखो मतलब 30 से 60 डिग्री पहुंचने में मतलब छाया की लंबाई क्या है, 24 मीटर कम हो जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जा रही है, मतलब 24 मीटर। ये है आपका 24 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, स्तंभ की लंबाई ये वाली आपकी, ये हाइट पूछ रहा है, हाइट, ये हाइट क्या होगा। ठीक है, आपको एक 30 और 60 डिग्री वाला जो एंगल है वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, आपका ट्राइंगल बनता है। ठीक है, ये ट्राइंगल 30 और 60 डिग्री वाला, ये 90 है, अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी ये देख लो बेसिक क्या है इसका थोड़ा। 30 और 60 बन रहा है आपका, एक 30 बनेगा तो एक 60 बनेगा, और एक 30 बनेगा तो इधर वाला 60 बनेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, ये टोटल करके देख लो 180 का बनता है। ठीक है, तो ये मतलब एक बेसिक वो है, कॉन्सेप्ट इस पे है, मतलब इस पे। ठीक है, ये ट्रिकी ट्रिकी है ये, ठीक है, कोई अलग पॉइंट पे नहीं होता, 2-3 प्रकार के होते हैं और उसमें ट्रिक होता है। तो देखो क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या होगा, किसी भी एक मान लो, ठीक है, अगर मैं इसको एक मानता हूँ, जैसे कोई इसको मैं एक मान लिया, ठीक है, ये वाला जो लंबाई है उसको मैं एक मान लिया, मतलब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को मैं 30 डिग्री के सामने वाली को एक मान लिया, तो 60 डिग्री के जो सामने वाली होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी √3, और ये वाला जो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको निकाल के आप डिटेल में देख सकते हो अभी निकाल के। ठीक है, अब
अब कैसे बताऊँ मैं डिटेल, ठीक है, अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है, वो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा। लेकिन बस इतना जान लो, ये वन देखो 30 डिग्री के सामने वन होता है और 60 डिग्री के सामने √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो हम 30 डिग्री के सामने ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है, बड़ा वाला ये बड़ा वाला, ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो हाइट क्या मान लिया मैं 1, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी क्या हो गई ये 1। अगर ऊपर से नीचे तक पूरी 1 हो गई तो नीचे वाली ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की, मतलब 30 ये है तो क्या है टोटल, ये 60 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला टोटल, तो ये क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी। ये आपकी आ गई √3, ठीक है। और वैसे ही अब छोटे वाले में देखना है, ये वाले में, ये वाला, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल, उसमें देखेंगे अगर ये 60 है तो 60 के सामने अगर 1 है, ठीक है, अगर 60 के सामने 1 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, अगर 60 के सामने ही 1 है तो देखो अगर 1 है तो उसका क्या होता है √3 गुना, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, अगर 30 के सामने, या तो देखो जो जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है उसमें √3 गुना होता है। अब देखो 60 के सामने ही अगर 1 है तो 30 के सामने क्या होगा, मतलब उल्टा आएगा ना, मतलब 1/√3 गुना होगा, ठीक है, मतलब 1/√3 होगा, ये 1/√3 होगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो 30 के सामने क्या है 1/√3, तो मैं क्या बताया था √3 गुना होता है 30 के सामने अगर जो संख्या है, और 60 के सामने वाला जो क्या हो जाता है 1/√3 गुना जाता है। वैसे ही एक 1/√3 क्या है 30 के सामने है, ये 30 के सामने है ये वाला, तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा इसका √3 गुना हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो 1 हो गया, ठीक, कहने का मतलब हमारा 1/√3 ये वाला होगा, ये √3 होगा, इतना बस बताना था मेरे को। अब क्या है आपको देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक का √3 और यहाँ से यहाँ तक का √3, तो √3 में 1/√3, तो √3 में 1/√3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 24, ये वाला छोटा वाला मिल जाएगा। तो √3 में 1/√3 घटाएंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा क्या 24, ठीक है, 24 मिल गया। तो देखो इसको गुड़ा मतलब इसको नॉर्मलाइज कर लो तो ये हो जाएगा √3 का √3 से गुड़ा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1/√3 बराबर 24, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2/√3 बराबर 24, ठीक है। तो देखो 2 से कुछ कटेगा, 2 से 12 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक आ जाएगा, 2 कम 2, 2 12 में 24, तो 1/√3 बराबर 24। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा आपका √3 से गुड़ा हो जाएगा उधर 12 से √3, तो एक का वैल्यू आ गया 12√3, वहीं एक का वैल्यू भी 12√3, मतलब ये जो क्या है अपना 12√3। तो हमारा 12√3 क्या है आंसर, स्तंभ की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है, लंबाई जो है क्या है आपका 12√3, यही आंसर है आपका, ठीक है। अब बाकी के 10 क्वेश्चन जो बचे हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको PDF नीचे लिंक में आपको दी गई है, और फेसबुक और टेलीग्राम का भी उसमें नीचे ग्रुप है, आपको उसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।